सो हॅलो वेलकम एव्हरीवन, वेलकम टू वेदांतु महाराष्ट्र। वेदांतु महाराष्ट्र मध्ये सर्वांचं स्वागत है। तो आज हम लोग टॉप 11 जो सीरीज चल रही है उसके अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 8 दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक देखने वाले। और अगर आप लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक की स्टडी नहीं हुई और बोर्ड एग्जामिनेशन तो पास में आ चुका है, तो आप लोगों को लिए ये सेशन काफी बेनिफिशियल है। तो आप लोगों को ये सेशन को लास्ट तक ज्वाइन करना। उससे पहले तो आप लोग फटाफट ये सेशन को फटाफट अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, बिकॉज सब लोगों के लिए ये सेशन है जो क्लास 12th में है। और ये फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन का क्वेश्चन एज वेल एज सॉल्यूशन सब कुछ यहाँ पे आपको प्रोवाइड होने वाले हैं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप लोगों को मेरे साथ सॉल्व करना है। एक नोटबुक ले लो, पेन ले लो। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस बिगिन। सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, टॉप 11 क्वेश्चन में से जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, किधर गया, हाँ ये है। ओके, तो लेट अस फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन भी फाइंड करेंगे। ठीक है, देखो क्या है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल शेल और हॉलो स्फीयर। ठीक है, तो अभी आपको ध्यान रखना ये गॉस लॉ का एप्लीकेशन है। हमें बोल रहा है हमारे पास एक स्पेरिकल शेल है, आप देख सकते हैं हॉलो स्फीयर है या तो स्पेरिकल शेल है, उसके ऊपर आपने चार्ज रख दिया, तो उसकी वजह से जो आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कितना होगा, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, मैं आपको क्लियर कर दूं। ये जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, कितना, 3 मार्क्स, राइट। सो मैं आपको क्लियर कर दूं सबसे पहले कि ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए कोई भी डेरिवेशन बेसिकली सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है। तो पहले मैं आपको डायग्राम क्या है उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, तो देखो यहां पे आप लोगों के पास एक स्फीयर है, ये स्फीयर है, ठीक है। और ये स्फीयर का जो रेडियस है, स्फीयर के रेडियस की मैं बात करूं, स्फीयर का जो रेडियस है वो रेडियस है कैपिटल आर। स्फीयर का रेडियस कितना है, कैपिटल आर, क्या है, कैपिटल आर। उसके बाद ये स्फीयर के ऊपर हमने ये चार्ज रख दिया है, ये चार्ज हम बोलेंगे क्यू चार्ज रखा गया। उसके बाद आप लोगों को एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करना होता है, जो मैंने ऑलरेडी इमेजिन किया। ये आप लोगों के पास एक गॉसियन सरफेस है, इसको इमेजिन करना है। ठीक है, ओके। और ये जो गॉसियन सरफेस आपको डॉटेड सर्कल से दिख रहा है, दिख रहा है, राइट, यस, डॉटेड सर्कल से दिख रहा है, ये आपका गॉसियन सरफेस है। इसका जो रेडियस है वो यहां पे देख सकते हैं आप, स्मॉल आर है। ठीक है, अब यहां पे हम लोग ने एक छोटा सा पोर्शन लिया है इस पर्टिकुलर गॉसियन सरफेस का, एक छोटा सा पोर्शन लिया जिसका एरिया है स्मॉल ds। ds मतलब स्मॉल पोर्शन लिया, स्मॉल एरिया लिया। ठीक है, ये आपको सर्कल दिख रहा है, ये हम लोग ने छोटा सा एरिया ले लिया जो एरिया है ds। ठीक है, यहां पे एक पॉइंट p है, इसी पर्टिकुलर जो पोर्शन हमने कंसिडर किया ds, वहीं पे एक पॉइंट p है जहां पे आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। क्लियर, चलो पहले आप लोगों को इसके बारे में बताना पड़ेगा। तो मैं कैसे बताऊंगा, देखो कंसिडर, क्या कंसिडर करना है मुझे, कंसिडर अ स्फीयर, कैसा स्फीयर है, हॉलो स्फीयर। कंसिडर अ हॉलो स्फीयर, पहले इसको आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। ठीक है, हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस, क्या इसका रेडियस है, इसका रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, लेट q इज द चार्ज ऑन दिस स्फीयर। ठीक है, इस स्फीयर पे q चार्ज है। ठीक है, कंसिडर, हम लोग कंसिडर कर रहे हैं गॉसियन सरफेस, कंसिडर ए गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस, उसका रेडियस क्या होगा, स्मॉल आर। ठीक है, लेट, उसके बाद बोल दो p कोई पॉइंट है जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, लेट p इज एनी पॉइंट, p इज एनी पॉइंट वेयर, ये सारी चीज आपको बताना पड़ेगा, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी डिटरमाइंड, इज टू बी डिटरमाइंड। क्लियर हो गया, चलो अब देखो जरा ध्यान से देखना कैसे स्टार्ट करना है। हमेशा याद रखने का इसका स्टेप है, वो स्टेप को आपको फॉलो करते जाना है। ठीक है, क्या स्टेप है देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है, आप लोगों को क्या करना है, गॉस लॉ अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, गॉस लॉ। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखने का फ्रॉम गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस लॉ। गॉस लॉ के हिसाब से क्या होता है, जो फ्लक्स होता है उसका वैल्यू होता है टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस का लॉ है। फिर क्या करने का, सेकंड स्टेप में जो चार्ज है ना उसकी वैल्यू रखने का इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। तो अब देखो आप, ये जो स्फीयर है आप लोगों के पास जिसके ऊपर हमने चार्ज रखा है, वो स्फीयर के पास कुछ एरिया होगा, राइट। तो अगर एरिया होता है तो चार्ज जो होता है उसकी वैल्यू हो जाती है सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ दैट स्फीयर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे मैं रीजन लिख दूंगा क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। चार्ज का वैल्यू होता है सम कांस्टेंट जिसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया। ठीक है, यहां पे रख दिया मैंने। अब हम लोग एरिया की वैल्यू भी रख देंगे। ठीक है, तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये एरिया, किसका एरिया, आंसर है
जो आपका ओरिजिनल स्फीयर है उसका एरिया, ठीक है, किसका एरिया, जो हमारे पास ओरिजिनल स्फीयर। अभी देखो जरा ध्यान से देखना आप लोगों को, ये है क्या, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो Q है ये किसके ऊपर है, ये जो चार्ज है ये किसके ऊपर है, ये वाला ओरिजिनल स्फीयर के ऊपर है ना हमारे, तो उसका ये एरिया रखना है। तो उसका एरिया क्या होगा, स्फीयर है तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई, और उसका रेडियस है कैपिटल आर का स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1 और छोड़ दो। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग वापस एक फ्लक्स का डेफिनेशन लिखेंगे। तो फ्लक्स का एक फॉर्मूला है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दूसरा फॉर्मूला भी यूज करना है, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। ध्यान से देखोगे, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। अभी फ्लक्स के डेफिनेशन के हिसाब से जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फ्लक्स के डेफिनेशन के हिसाब से फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल ई डी एस कॉस ऑफ थीटा, ई डी एस कॉस ऑफ थीटा, जहां पे ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, डीएस मतलब क्या, डीएस मतलब स्मॉल पोर्शन है, कॉस थीटा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस के बीच का एंगल। ठीक है, देखो अभी ध्यान से देखना है। तो फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब देखो ई, अच्छा चलो लिख देते ई इंटू डीएस, ई इंटू डीएस, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा, थीटा किसके बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डीएस। तो देखो डीएस मतलब ये जो पोर्शन है इसका डायरेक्शन किधर है, कोई भी पोर्शन जो होता है, एरिया होता है, उसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है। तो मैंने ये वाला एरिया लिया, देखो मैंने ये छोटा सा पोर्शन लिया है, तो इसके सामने नॉर्मल जो बनाओगे वो डायरेक्शन होता है। तो ये डीएस है, ये डीएस एरिया है, तो इसके सामने जो डायरेक्शन है वो डीएस का डायरेक्शन है। तो ये डीएस का डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्फीयर से ऐसे बाहर निकलेगा, राइट। तो यहाँ पे स्फीयर से ऐसे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया डीएस दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है, दैट इज पैरेलल। तो एंगल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं कॉस ऑफ 0, और कॉस 0 क्या होता है सबको पता है 1 होता है। तो ये बन जाएगा फ्लक्स इज इक्वल टू, अभी देखो यहाँ पे ई कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, राइट। तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटीग्रेशन, अगर मैं डीएस का करूं, डीएस क्या, स्मॉल एरिया ऑफ द स्फीयर, स्फीयर नहीं गॉसियन सरफेस, राइट। गॉसियन सरफेस का छोटा एरिया, जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे यानी कि सारे छोटे एरिया को आपको ऐड करना है, जब आप सारे छोटे एरिया को ऐड करोगे तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, टोटल एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर गॉसियन स्फीयर या तो गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया क्या होगा, 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर होगा, बिकॉज इसका रेडियस स्मॉल आर है, राइट। अब देखो ये भी आप लोगों को फ्लक्स का फॉर्मूला दे रहा है, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, ये भी आपको फ्लक्स का फॉर्मूला दे रहा है, बराबर। अब ये दोनों को मैं इक्वेट करूंगा, तो देखो जरा ध्यान से देखना है आप लोगों को, हम लोग किस तरीके से इसको इक्वेट करते हैं उसको देखो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ध्यान से देखेंगे, एकदम सिंपल है। ये फ्लक्स की जगह इसका वैल्यू रख रहा हूं, फ्लक्स का वैल्यू क्या, ई 4 पाई आर स्क्वायर, इसकी जगह रख दो। तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा कैपिटल ई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट, इज इक्वल टू, इसकी जगह ये रख दिया सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डन। चलो अभी देखो 4 पाई कैंसिल हो गया, आपको ई चाहिए तो ई क्या बन जाएगा, ई इज इक्वल टू आर स्क्वायर को इधर भेज दूंगा, सिग्मा कैपिटल आर का स्क्वायर, राइट है, और ये एप्सिलॉन नॉट और ये स्मॉल आर स्क्वायर इधर आ जाएगा। और देखो आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल गया, यही हम लोगों को डिराइव करना था, यही चीज हम लोग को क्या करना था, डिराइव करना था। तो इस फॉर्मूले से आपको पता चल जाएगा कि किसी भी पॉइंट पे, कि पर्टिकुलर डिस्टेंस पे सेंटर से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो आपको मिल जाएगा। अगर मान के चलो केस इफ स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, अगर जो स्मॉल आर है कैपिटल आर के बराबर है, मतलब मेरे को यहीं पे फाइंड करना ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, राइट, दैट इज ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर, अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन ये एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर की वैल्यू भी कैपिटल आर हो जाएगी, जो स्मॉल आर की वैल्यू वो कैपिटल आर हो जाएगा ना, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कैपिटल आर का स्क्वायर, ये कट गया, और आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज आल्सो आवर फाइनल आंसर। तो इस फॉर्मूले से आप स्फीयर के लिए कंडीशन फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया सबको, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी गॉस लॉ है, या तो आप बोल सकते हो गॉस लॉ का एप्लीकेशन है ये भी, इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या क्या। देखो, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर सिलेंडर। अब हमें पहले क्या बोला था कि भाई आपके पास स्फीयर है, स्फीयर के ऊपर चार्ज किया है, तो उसके आसपास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कितना बनेगा।
अब कंडीशन बदल दिया, अब बोला कि आपके पास एक स्ट्रेट वायर है, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है, उसके ऊपर चार्ज कर दिया है, तो उसके आसपास में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ये बताओ। चलो ठीक है बताएंगे। तो देखो एक मैंने वायर ले लिया सिलिंड्रिकल शेप का, ठीक है, ये सिलिंड्रिकल शेप का हमने वायर ले लिया, इसके ऊपर चार्ज है, देखो आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है, इसके ऊपर चार्ज कर दिया। अब अगर मैंने वायर के ऊपर चार्ज कर दिया तो उसके आसपास में क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो उसके आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, यही तो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमेशा गॉस लॉ यूज करना पड़ेगा, और गॉस लॉ जब भी आप यूज करते हो तो आपको गॉसियन सरफेस इमेजिन करना पड़ेगा उसके आजू बाजू में, किसके, जिसके ऊपर चार्ज रखा है। किसके ऊपर चार्ज रखा है, इस वायर के ऊपर। तो इसके आसपास में ना सेम शेप का मैक्सिमम टाइम पे यही होता है, क्या करने का, गॉसियन सरफेस इमेजिन करने का। तो अगर आप देखोगे तो यहां पे हम लोग ने सेम देखो सिलिंड्रिकल शेप का एक गॉसियन सरफेस इमेजिन किया, जिसका लेंथ स्मॉल एल है और रेडियस आप बोल सकते हो स्मॉल आर है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये गॉसियन सरफेस का देखो एक छोटा सा हिस्सा लिया, जिसको मैं क्या बोलूंगा, डीएस बोलूंगा, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, सामने होगा। सरफेस जो पोर्शन आप कट करते हो, जो पोर्शन आप कंसिडर करते हो, उसका सामने वाला जो डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन होता है उसका, तो ये डीएस का डायरेक्शन आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही निकलेगा, तो ये वाला जो आपको दिख रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो देखो डीएस और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसके बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे। तो कंसिडर क्या करना है मुझे, यहां पे बता देता हूं। चलो कंसिडर, मुझे कंसिडर क्या करना है, कंसिडर अ ये इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। कंसिडर ए इनफाइनाइटली, क्या है वो, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, बराबर ना। तो यहां पे हम कंसिडर करेंगे, कंसिडर अ इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट क्या क्या लेकिन वायर, ठीक है, हैविंग चार्ज, इसके ऊपर चार्ज है, हैविंग चार्ज स्मॉल क्यू बोल दिया, ठीक है, क्लियर। चलो एक मैं गॉसियन सरफेस कंसिडर कर रहा हूं, कंसिडर ए गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल, हाँ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, कैसा सरफेस है ये, गॉसियन सरफेस ऑफ लेंथ, लेंथ कितना है इसका, एल है, एंड रेडियस आर, और रेडियस कैसा है इसका, रेडियस कैसा है, रेडियस आर है, कैसा है, रेडियस आर। लेंथ स्मॉल एल है, देख सकते हो आप, ये आपका इमेजिनरी या तो गॉसियन सिलेंडर है जिसका लेंथ एल है, और आप रेडियस देख सकते हो आर है, क्लियर, ओके। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को एक पॉइंट पी कंसिडर करना है, यहीं पे मैं पॉइंट पी कंसिडर करूंगा, ये पॉइंट पी पे मुझे फाइंड करना है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो देखो कैसे, लेट पी इज एनी पॉइंट वेयर, जहां पे वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड, वहीं पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो मैंने आप लोगों को तो रूल बता ही दिया करना क्या होता है, सबसे पहले गॉस लॉ से स्टार्ट करने का, ठीक है। चलो देखो ध्यान से देखना, फ्रॉम, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, फ्रॉम गॉस लॉ, कौन सा लॉ, गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या है, गॉस लॉ बोलता है भाई फ्लक्स का जो वैल्यू होता है वो होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है कि भाई क्यू का वैल्यू रख दो। पिछले केस में हमारे पास एरिया था स्पीयर का, इसके लिए एरिया के हिसाब से हमने कंडीशन पुट किया था, यहाँ पे लेंथ है तो लेंथ के हिसाब से, तो ये क्या बनेगा जरा देखो, ये बनेगा फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू के जगह यहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय लेंथ। पहले क्या था, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय एरिया था, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या था, क्यू का वैल्यू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय एरिया रखा था, क्योंकि स्पीयर के ऊपर चार्ज एरिया के हिसाब से बट रहा था। यहाँ पे चार्ज ना लेंथ के हिसाब से बढ़ जाएगा, इसके लिए कांस्टेंट इनटू लेंथ आएगा, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे रीजन भी लिख दूंगा कि भाई इस केस में चार्ज का वैल्यू होता है कांस्टेंट इनटू लेंथ, क्यू का वैल्यू रख दिया, डन, ओके। अब देखो जरा ध्यान से, ये जो आप लोगों को इक्वेशन आया, इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 बोल के छोड़ देता हूं, क्या, इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, देखो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, क्या होता है फ्लक्स का डेफिनेशन, फ्लक्स का डेफिनेशन अभी अभी हमने देखा था कि भाई फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ई इंटू स्मॉल एरिया कॉस ऑफ थीटा, और अभी अभी हम लोग ने देखा कि भाई ई इंटू जो डीएस है और कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज थीटा का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस के बीच का एंगल। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों पैरेलल है, अगर दोनों पैरेलल है तो दोनों के बीच का एंगल क्या बनेगा, 0 ही बनेगा ना, राइट, यस।
तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, 0 रख दूंगा। cos 0 पूरी दुनिया जानती 1 होता है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ई इंटू डी एस, राइट। अब आपको पता ई जो है कांस्टेंट होता है, तो इंटीग्रल डीएस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटीग्रल डीएस। अब ये जो डीएस है ये क्या है, छोटा सा पोर्शन है किसका, गॉसियन सरफेस का, उसका इंटीग्रेशन करना है, उसका एडिशन करना है, तो आपको गॉसियन सरफेस का पूरा एरिया मिल जाएगा, राइट। तो वो सरफेस का शेप कैसा है, सरफेस का शेप तो सिलिंड्रिकल है, तो सिलिंडर का एरिया मिल जाएगा क्या, 2 पाई, उसका रेडियस स्मॉल आर और उसका लेंथ स्मॉल एल। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब देखो जरा ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज पता चलेगा, क्या, देखो इक्वेशन 1 जो है वो बता रहा है फ्लक्स इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन, फ्लक्स की बात कर रहा है। और इक्वेशन 2 भी देखो फ्लक्स की बात कर रहा है, तो दोनों को कंबाइन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है फ्लक्स इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फ्लक्स के जगह, ये फ्लक्स के जगह मैं ये वाला वैल्यू रखूंगा, ई 2 पाई आर एल रख सकता हूं ना, ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू, इसके जगह रख दिया, इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लिख दो लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये एल और एल मर जाएंगे, ई का वैल्यू फाइंड करना अकेले रखो, 2 पाई आर नीचे आ जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। और ये रहा आप लोगों का फाइनल आंसर। इस इक्वेशन से आप फाइंड कर सकते हो कि अगर आपके पास एक लॉन्ग इनफाइनाइटली चार्ज वायर है तो उसकी वजह से आसपास में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। क्लियर हो गया सब लोग को, सिंपल था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। रेडी, चलो शाबाश, क्लियर है ना सबको, ओके। अब आगे बढ़ेंगे, थर्ड क्वेश्चन देख लो, ये भी एप्लीकेशन है गॉस का। क्या ये गॉस का एप्लीकेशन है, तो गॉस तो बॉस था भाई, तो इसके एप्लीकेशन भी बहुत सारे रहेंगे। देखो अभी क्या है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज, नहीं 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 गलत हो गया, ये तो प्लेन शीट आएगा, इसको मैं कट करूंगा। इनफाइनाइटली प्लेन शीट, हाँ चार्ज शीट रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इनफाइनाइट प्लेन शीट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अभी देखो, अब यहाँ पे मेरे पास जो सिस्टम है वो 2 डायमेंशन सिस्टम है, ओपन सिस्टम है। पहले वायर था, सिलेंडर एक 3 डायमेंशन सिस्टम होता है, स्फीयर भी 3 डायमेंशन सिस्टम होता है। अब हमारे पास जो सिस्टम है ना वो क्लोज सिस्टम नहीं, ये ओपन सिस्टम है, 2 डायमेंशन सिस्टम है। एक आपके पास पतला सा शीट है, जैसे आपके पास एक पेपर है, पेज, ठीक है, बुक का, उसके ऊपर आपने चार्ज कर दिया। अब ये इनफाइनाइट भी है, ऊपर कहां तक जा रहा है नीचे कहां तक जा रहा है मुझे नहीं पता, तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा फिर। अब अगर आपको पता है तो उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं, वो तो करना ही है। तो मैं ना गॉसियन सरफेस से सिलिंड्रिकल शेप का इमेजिन करूंगा। सिलिंडर मतलब ऐसा इमेजिन करना जो सिमेट्रिकल होता है सारे जगह से। तो सिलिंड्रिकल शेप हमेशा सिमेट्री दिखाता है, इसके लिए हम लोग ने क्या किया, गॉसियन सरफेस इमेजिन किया सिलिंडर, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज है, ये आप लोगों का गॉसियन सरफेस है, जिसका डिस्टेंस सेंटर से यहां तक आ रहा है, यहां से भी सेंटर से यहां तक आ रहा है, ठीक है। ये एक छोटा सा हिस्सा मैंने कंसिडर किया है, ठीक है, पोर्शन डीएस, इधर डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर निकल रहा है, इसका एरिया भी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर निकल रहा है। ये पोर्शन का एरिया ऊपर की तरफ है, हाँ ये पोर्शन जो है देखो इसके 4 पोर्शन है, 1 2 ऊपर और नीचे की तरफ। तो यहाँ पे भी ये छोटा सा पोर्शन है, इसको भी आप डीएस बोलोगे, और यहाँ पे भी एक छोटा सा पोर्शन है, इसको भी आप क्या बोलोगे, डीएस। तो ऐसे 4 एरिया आप लोगों ने कंसिडर कर लिया, सही है, दिख रहा है ना, हाँ क्लियर। तो अब हम लोगों को करना क्या, इसकी वजह से इसके आसपास में, शीट के आसपास में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये आपको फाइंड करना। चलो फाइंड करेंगे ना, बिल्कुल फाइंड करेंगे। पहले क्या करोगे आप, इसके बारे में बता दोगे, चलो बता देते हैं। कंसिडर ए इनफाइनाइट प्लेन शीट, इनफाइनाइट प्लेन शीट, शीट का कोई डायमेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक है, हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज कितना, Q, लेट कंसिडर ए गॉसियन सरफेस
ऑफ सिलिंड्रिकल शेप, कौन से शेप का, सिलिंड्रिकल शेप, एज शोन इन डायग्राम, ऐसे लिख दो, एज शोन इन डायग्राम। क्लियर। अब पॉइंट पी के बारे में बता दो, कोई पॉइंट यहाँ पे पी है जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। लेट पी इज एनी पॉइंट नियर बाय वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड। यहां पे आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। डन। चलो स्टार्ट करते हैं। बता दिया इसके बारे में, अपने वर्ड्स में आपको लिखना है। चलो स्टार्ट करें। वही रूल क्या बताया था मैंने, हमेशा गॉस लॉ से स्टार्ट करना है, राइट, क्योंकि ये गॉस का ही एप्लीकेशन है। गॉस लॉ से स्टार्ट करेंगे। चलो देखो क्या लिखूंगा मैं, फ्रॉम गॉस लॉ। क्या होता है गॉस लॉ, गॉस लॉ होता है फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही बात है। ओके, अब क्या करते हैं, क्यू का वैल्यू रखते हैं, तो यहां पे भी एरिया इसके पास, देखो ना लेंथ नहीं, एरिया के हिसाब से चार्ज स्प्रेड होगा, तो वही हो जाएगा चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको बोल दो आप इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे एरिया का वैल्यू नहीं पुट करना, बिकॉज ये जो शीट है ये इनफाइनाइट है, तो आप लोगों को इसका रेंज ही नहीं पता है, ठीक है, तो एरिया आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। अब फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स क्या होगा, जो टोटल फ्लक्स होता है, ठीक है, जरा ध्यान देना, जो टोटल फ्लक्स होगा वो कितना होगा, वो होगा इंटीग्रेशन ईडीएस कॉस थीटा। देखो अब फ्लक्स ना चारों सरफेस पे लिंक होगा, क्योंकि देखो ये जो सरफेस है ये ओपन सरफेस है। कैसा सरफेस है, ओपन सरफेस है, तो ऊपर का जो आपको सिलिंड्रिकल सरफेस दिख रहा है ना, सिलिंड्रिकल सरफेस की वजह से भी फ्लक्स होगा, इसका भी फ्लक्स है, इसका भी और इसका भी, तो चारों फ्लक्स आपको इंक्लूड करना है। प्लस इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस कॉस थीटा। लेकिन अभी आपको बताना पड़ेगा कौन सा हिस्सा, तो मान के चलो ये बोल देते हैं लेफ्ट या तो राइट, ये लेफ्ट अपर और ये डाउनवर्ड। क्लियर। चलो देखो अभी राइट की बात करता हूं, तो राइट साइड वाला कौन सा सरफेस है, ये है, तो इसके लिए थीटा क्या आएगा, वहां पे ई और डीएस के बीच का एंगल देखेंगे, ये राइट सरफेस पे ई और डीएस देखो सेम डायरेक्शन में, 0, कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा फ्लक्स इज इक्वल टू, चलो एक काम करता हूं मैं वैल्यू रखता हूं, ई इंटू डी एस कॉस 0 प्लस ये राइट साइड का है। हाँ क्लियर। चलो अभी बताने की तो जरूरत नहीं है, इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस कॉस थीटा, कौन से जगह का, लेफ्ट साइड का, डीएस इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, क्या एंगल 0, तो थीटा की जगह 0 लिख दिया, प्लस इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस कॉस थीटा, क्या लिखूंगा, अपर साइड का, देखो ऊपर डीएस ऐसा है और इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही निकलेगा ना यहां से 90 डिग्री, प्लस इंटीग्रल ई इंटू डी एस कॉस, ये कौन सा, डाउनवर्ड साइड, डीएस नीचे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, क्या एंगल 90 डिग्री, और सबको पता है cos 90 0 होता है, तो ये टर्म और ये टर्म पूरा का पूरा 0 हो गया, cos 0 1 होता है, cos 0 1, तो ये बचेगा इंटीग्रल ई डी एस प्लस इंटीग्रल ई डी एस, तो ये आपको मिलेगा फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ई इंटू डी एस प्लस इंटीग्रल ई इंटू डी एस प्लस 0 प्लस 0, वो दोनों टर्म 0 हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू इंटीग्रल ई डी एस, तो ये क्या बन जाएगा 2, और ये कांस्टेंट टर्म है ds, और अगर आप ds का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको टोटल एरिया मिल जाएगा, ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 1 ये फ्लक्स के बारे में बात कर रहा है, इक्वेशन 2 किसके बारे में बात कर रहा है, फ्लक्स के बारे में। अब दोनों को क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, तो यहां पे देखो ये जो आप लोगों का इक्वेशन 1 है ये फ्लक्स है, ठीक है, फ्लक्स का वैल्यू देखो क्या है, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके जगह रख देता हूं फ्रॉम
1 एंड 2। इसके जगह फ्लक्स का क्या वैल्यू है, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दो। सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2 इंटू ई इंटू ए और ए कैंसिल हो गया, क्या बचा, देखो 2E, यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ई को अकेले रखोगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन ये 2 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचा सिर्फ ई, इसको सीधा करके लिख दो, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, और ये रहा आप लोगों का फाइनल आंसर। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों को प्लेन शीट के आसपास में मिल जाएगा। आई होप सब लोगों को बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया सबको, पक्का सिंपल है एकदम, कुछ भी नहीं, वही जो स्टेप है, पहला गॉस लॉ लिया, उसके अंदर चार्ज का वैल्यू रख दिया, फिर डेफिनेशन से गॉस लॉ ये बनाया, फ्लक्स बनाया, दोनों को कंपेयर किया, पुट किया, वैल्यू खत्म, आ गया आंसर। क्लियर, अच्छे से कर लोगे। 3 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है गॉस के बेस पे, गॉस लॉ के बेस पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, क्लियर है सबको, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है देख लो, स्टेट द फॉर्मूला गिविंग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। पहले मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, डीवी, डीवी मतलब पोटेंशियल, ग्रेडियंट मतलब डिस्टेंस टीएक्स। ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट में, ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे तो बोला स्टेट सिर्फ फॉर्मूला बताना है, लेकिन हम लोग डिराइव भी कर लेते। चलो देखो, मान के चलो ये आप लोगों के पास एक प्लेट है, और ये भी आप लोगों के पास एक प्लेट है, मान के चलो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब मान के चलते हमारे पास एक चार्ज है, यहाँ पे यूनिट चार्ज है, ठीक है, ओके, इसके अंदर रखा गया। अभी ये जो चार्ज है मान के चलो क्यू चार्ज है। अब जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो हम लोगों को पता है अगर कोई भी चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाता है, बराबर है। चलो देखते हैं, अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव इधर लगाएगा। तो अब आपको मान के चलो इसको इधर लेके जाना, अगर आपको इसको इधर लेके जाना है छोटे से डिस्टेंस dx से, तो आपको छोटा सा वर्क dw करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो जो पॉजिटिव साइड है चार्ज के ऊपर इधर फोर्स लगा रहा है, आप इसको इधर लेके आ रहे, तो आपको उसके फोर्स के अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा, कितना, dw, छोटा सा डिस्टेंस से डिस्प्लेस किया dx से, तो काम भी dw, स्मॉल dw करना पड़ेगा। चलो क्या करते हैं हम लोग, इसको बता देते, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते। देखो, कंसिडर 2 प्लेट having positive and negative charge on it as shown in diagram above, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज ले लूंगा, यानी यूनिट चार्ज, कंसिडर अ यूनिट टेस्ट चार्ज बोल दो, टेस्ट चार्ज, या तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोल देता हूं, चलो यूनिट पॉजिटिव चार्ज केप्ट बिटवीन, कहां पे रखा है, दोनों के बीच में, केप्ट बिटवीन बोथ प्लेट्स, बोथ प्लेट्स चाहिए तो लिख दो इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बना, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ई, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, ठीक है, ओके। अब देखो, जब आप इस चार्ज को फील्ड के अगेंस्ट में मूव करोगे dx डिस्टेंस से, द, ध्यान से देखना, द स्मॉल वर्क डन, द स्मॉल वर्क dw डन
इन मूविंग चार्ज q थ्रू, कितने डिस्टेंस से मूव किए, थ्रू डिस्टेंस dx अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में जा रहे, इज कितना होगा, तो वो जो आप वर्क करोगे यहां पे क्या बता रहे हो, देखो ध्यान से, द स्मॉल वर्क dw कितना करोगे, डन इन मूविंग चार्ज q थ्रू डिस्टेंस dx अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो वर्क कितना होगा, वो वर्क होगा dw इज इक्वल टू, वर्क का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशन नंबर 1, सही है। बट अब देखो, बट मुझे पता है, बट dw का और एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, वोल्टेज इंटू, यानी कि dv इंटू q, वोल्टेज इंटू चार्ज भी तो फॉर्मूला होता है, यस होता है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब मैं दोनों को कंबाइन करूंगा, अगर मैं दोनों को कंबाइन करूंगा तो देखो क्या मिलेगा मुझे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, और एक चीज का ध्यान रख लेते हैं, देखो वर्क आप अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। देखो अब ये dw जो है, ध्यान देना, dw के जगह में क्या dv इंटू क्यू लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा dv इंटू क्यू इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी एक्स, चलेगा, ओके। अब देखो ध्यान से, यहां पे मैं क्या करता हूं, ये जो f है और ये जो q है इसको यहां पे भेज देता हूं, तो ये हो जाएगा dv, और dx को इधर बुला लेता हूं, dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन क्यू, सही है। चलो अब देखो, फोर्स अपॉन चार्ज होता क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो ये हो जाएगा माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू dv बाय dx, और अगर मैं इसको E लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू माइनस dv बाय dx, और यही है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, E इज इक्वल टू माइनस dv बाय dx, सिंपल था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को इसको करना है, आई होप सब लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या, देख लो ध्यान से, फटाफट नोट कर लो, अगर आता है तो सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं आता तो मैं हूं, है ना, चलो फटाफट सॉल्व करो। चलो क्या है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड, तो हमारे पास एक डाइपोल है, उसको मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। अब एक्सटर्नल फील्ड बोला है तो मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है, यस, लेकिन यहाँ पे चार्ज की बात कर रहे हैं ना, एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ ए डाइपोल, अच्छा वो भी नहीं बताया, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे तो चार्ज की बात कर, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में ही रखा जाएगा, ओके। तो हमें बोल रहा है डाइपोल हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो उसके लिए कितना पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा हमें वो बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो डायग्राम बता दो, बोलो कि भाई ये लो, ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या डायरेक्शन है, यही तो डायरेक्शन है जिधर एरो दिखाया है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ई बोल देते हैं, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, डन। अब इसमें एक डाइपोल रखना, डाइपोल क्या होता है हमें पता है, ऐसे सिस्टम जिनके अंदर दो अपोजिट चार्ज होता है, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, तो मैंने क्या किया जरा ध्यान दो, एक पर्टिकुलर एंगल पे एक डाइपोल रख दिया, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, और मैंने क्या किया, इनके बीच में बता दिया कि भाई ये रहा डिस्टेंस, तो ये डाइपोल बन गया, क्या बन गया ये, क्या बन गया ये डाइपोल, डाइपोल मतलब टू अपोजिट चार्ज, अपोजिट नेचर का चार्ज, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, वैल्यू सेम होना चाहिए, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि मैं बोल दूंगा कि भाई ये प्लस क्यू चार्ज है, और ये आप लोगों का माइनस क्यू चार्ज है, डन। अच्छा, अब जब डाइपोल आपके पास होता है तो उनके पास ना डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट होता है, और डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी हर एक डाइपोल के पास होता है, तो ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, तो ये भी मुझे बताना पड़ेगा, तो ये बात भी मैं बताऊंगा, मैं बोलूंगा भाई इनके पास एक डाइपोल मोमेंट है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और जो डाइपोल मोमेंट होता है ना उसको पी से डिनोट करते हैं, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो ये डाइपोल के पास डाइपोल मोमेंट है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, जो मैंने ये एरो से बताया पी, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, यहां से स्टार्ट हो रहा है, अगर आप देखोगे तो डाइपोल, देखो यहां पे देखो, ये डाइपोल ऐसे जा रहा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच का एंगल राइट नाउ कितना है, थीटा, कितना एंगल है, थीटा, क्लियर। अच्छा, जब आप कोई भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो आप लोगों के पास जो फिलहाल अभी चार्ज है पॉजिटिव चार्ज,
इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। फोर्स अगर दो अपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं तो वो टॉर्क क्रिएट करता है। तो देखो ये इधर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ये इधर, तो इसकी वजह से ये ना ऐसा रोटेट होने लगेगा, ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा ऐसे, और ये रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। तो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा डाइपोल? तो आंसर है ये डाइपोल टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। जरा ध्यान देना, टॉर्क एक्सपीरियंस करता है कितना डाइपोल मोमेंट है, मल्टीप्लाई बाय कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा। इतना क्या करेगा, ये डाइपोल टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। कितना डाइपोल मोमेंट है, कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, और डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है, जो आप देख सकते हैं ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डाइपोल मोमेंट, दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा। अभी आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है, देखो डिराइव पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने हर बार आपको बताया पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है आप लोगों को कुछ काम करना पड़ेगा, तो हमें काम करना है, ठीक है। जो आप काम करोगे उससे कोई क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी। कितना काम हम करेंगे, हम काम करेंगे जो भी वो फोर्स के अगेंस्ट में करेंगे, सिस्टम के अगेंस्ट में। सिस्टम इसको ऐसे रोटेट करना चाहता है, ऐसे, तो हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे। तो ऐसे रोटेट करने के लिए आप जो भी काम करोगे उसी को बोलते हैं पोटेंशियल। तो मान के चलो इसको आपने ऐसे रोटेट कर दिया, जब आपने इसको ऐसे रोटेट किया तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया और नेगेटिव चार्ज यहां पे आ गया, और आप लोगों का जो डाइपोल है अब ये वाला बन गया। डाइपोल रोटेट हो गया। अब देखो एंगल, एंगल देखना है आपको, ये डाइपोल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अब एंगल चेंज होके थीटा नॉट हो गया। और मान के चलना आपको, इसको आप छोटे छोटे डी थीटा डी थीटा डी थीटा डी थीटा ऐसे छोटे छोटे एंगल से आप लेके गए। पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आ गया, बराबर है ना, यहाँ पे था, ये छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल करवाया डी थीटा, फिर छोटा सा डिस्टेंस डी थीटा ट्रेवल करवाया, फिर छोटा सा डिस्टेंस डी थीटा ट्रेवल करवाया। क्लियर? चलो देखो पहले इसके बारे में थोड़ा सा पहले लिख लेंगे। कंसिडर ए डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट, इसका डाइपोल मोमेंट लिखेंगे, हैविंग डाइपोल मोमेंट, कितना डाइपोल मोमेंट है, पी, कैप्टीन कहां पे रखा है, कैप्टीन इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां पे रखा है आपने इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ई, ठीक है। अब ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। लेट इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क इतना, ठीक है। आप क्या करने वाले, आप इसको अगेंस्ट में लेके जाने वाले। लेट डाइपोल इज रोटेटेड अगेंस्ट द टॉर्क। अब आप रोटेट कैसे किए वो भी मैंने बताया, छोटे छोटे डिस्टेंस से रोटेट किया है, बराबर, छोटे छोटे डिस्टेंस से आप लोगों ने रोटेट किया है। तो आप लोगों को उसके लिए काम कितना करना पड़ा, ध्यान से देखोगे, पहले यहां पे था डाइपोल, ये प्लस, फिर यहां पे आ गया, राइट। पहले आप इतना डिस्टेंस आगे लेके गए, कितना डिस्टेंस है, छोटा सा एंगल डी थीटा था। तो देखो स्मॉल वर्क डन, ध्यान से देखना, स्मॉल वर्क डी डब्ल्यू डन इन डिस्प्लेसिंग, आपने डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेसिंग डाइपोल थ्रू डी थीटा, छोटे से एंगल से, इज कितना होगा, तो ये वर्क डन होगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, वर्क का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पे फोर्स है कि टॉर्क है, टॉर्क है, यस, फोर्स की जगह क्या रिप्लेस करोगे, टॉर्क, और डिस्टेंस की जगह क्या है, डिस्प्लेसमेंट एंगल के टर्म में, दैट इज डी थीटा, राइट। तो आपने डी थीटा, तो इसके लिए डी थीटा डिस्टेंस आने के लिए, ले जाने के लिए आपने वर्क कितना किया, डी डब्ल्यू, फिर वापस से आप आए डी थीटा डिस्टेंस लेके आए, फिर कितना वर्क किया, डी डब्ल्यू, फिर आप वापस से आए डी थीटा डिस्टेंस और वर्क कितना किया, डी डब्ल्यू। तो टोटल वर्क क्या हो गया, सबका एडिशन। सबसे पहले आपने डी डब्ल्यू वर्क किया, ये रहा, इतना वर्क किया आपने डी डब्ल्यू, अब इसका एडिशन कर दो, आपका काम हो जाएगा। सो टोटल वर्क क्या करूंगा मैं, टोटल वर्क निकालने के लिए इसका इंटीग्रेशन करूंगा। टोटल वर्क इज ऑब्टेन, ध्यान से देखना, टोटल वर्क इज ऑब्टेन बाय, कैसे मिलेगा, इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेट करना मतलब क्या होता है, ऐड करना, बाय इंटीग्रेटिंग किसको, इक्वेशन 1 को, किसको इंटीग्रेट करूंगा, इक्वेशन 1 को। देखो इंटीग्रेशन, ध्यान दो, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टॉर्क डी थीटा, राइट। कहां से कहां तक,
पहले थीटा एंगल पे था, उसको फिर थीटा नॉट एंगल तक लेके गए, थीटा एंगल पे था, थीटा नॉट एंगल तक लेके गए। या तो मुझे लगता है कि ऐसा लिखना चाहिए हम लोगों को, पहले थीटा नॉट एंगल पे था इनिशियल एंगल, फिर थीटा एंगल पे लेके गए, बराबर ना, ये ज्यादा सही रहेगा। पहले थीटा नॉट था, फिर थीटा पे लेके गए, वो तो आपके ऊपर है आप कौन सा एंगल चूज कर रहे हैं, ठीक है। ओके, आगे इसको इंटीग्रेट कर दोगे आप dw को, तो आपको टोटल वर्क w मिल जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टॉर्क का वैल्यू क्या होता है मैंने अभी अभी बताया, पीई साइन थीटा होता है, राइट। तो टॉर्क की जगह हम रख देंगे पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा, थीटा नॉट से लेके थीटा तक आपको इंटीग्रेट करना है। पी और ई कांस्टेंट टर्म में, इंटीग्रेशन किसका आ जाएगा, साइन थीटा का आ जाएगा विद रेस्पेक्ट टू डी थीटा फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा, सही बात है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, सो दिस विल बिकम w इज इक्वल टू पी इंटू ई माइनस कॉस ऑफ थीटा, थीटा नॉट से लेके कहाँ तक, थीटा तक। तो वर्क इज इक्वल टू पी इंटू ई, इसके जगह मैं क्या रखूंगा, हायर लिमिट दैट इज थीटा, फिर माइनस करूंगा माइनस कॉस, इसके जगह क्या रखूंगा, थीटा नॉट, सही है। तो देखो क्या मिलेगा, वर्क इज इक्वल टू पी इंटू ई माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस कॉस थीटा नॉट। तो इसको आप लिख सकते हैं W इज इक्वल टू पी इंटू ई, पहले इसको लिख देते हैं कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा, और ये जो आप लोगों को मिल रहा है कॉस थीटा, यस, ये जो आप लोगों को मिल रहा है इतना वर्क आपने किया, और इसी वर्क को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो आप लिख सकते हो, चलो आगे लिख देता हूँ, पीई कॉस थीटा नॉट, आप लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू ई कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा, ये आप लोगों का पोटेंशियल एनर्जी हो गया। ये पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल का, और कुछ भी नहीं था इसके अंदर। क्लियर हुआ सबको, पक्का, कुछ भी है क्या इसमें, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, क्लियर। 3 मार्क का क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो एक्सप्लेन डाइइलेक्ट्रिक्स। अब डाइइलेक्ट्रिक्स एक्सप्लेन करना, हम लोग को डाइइलेक्ट्रिक्स भी एक अच्छा टॉपिक है आप लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक का, उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। तो डाइइलेक्ट्रिक बेसिकली ऐसा मटेरियल होता है जो इंसुलेटर का काम करता है, ठीक है, किसका काम करता है, इंसुलेटर। यहां पे लिखूंगा डाइइलेक्ट्रिक्स आर द मटेरियल विच शो, या तो बिहेव्स बोल देता हूं, विच बिहेव्स लाइक अ इंसुलेटर। ये 2 टाइप के होते हैं, एक एक करके देखेंगे हम लोग। ये तो हम लोग इसके बारे में बता दें, एक्चुअल में ये आएगा, डाइइलेक्ट्रिक्स आर ऑफ 2 टाइप्स। तो एक एक करके हम लोग दोनों को समझते हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है उसको बोलते हैं पोलार डाइइलेक्ट्रिक, क्या बोलते हैं हम उसको, पोलार डाइइलेक्ट्रिक्स। क्या होता है पोलार डाइइलेक्ट्रिक्स, तो ऐसे डाइइलेक्ट्रिक्स मटेरियल जिनके पास खुद का डाइपोल मोमेंट होता है उसको बोलते हैं पोलार डाइइलेक्ट्रिक। क्या समझा इसका मतलब, देखो इसका मतलब ये है, मान के चलो आप लोगों के पास वाटर है, क्या है, वाटर। अब देखो इसको समझो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये वाटर है, राइट। अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इसके पास नेगेटिव चार्ज। अब ये पूरे कलेक्शन में, ये पूरे सिस्टम में कितना पॉजिटिव चार्ज है, 2। तो इनका इफेक्ट किधर आएगा, सेंटर में आ जाएगा ना। जैसे मान के चलो इसके ऊपर एक चार्ज है +1 और यहाँ पे एक चार्ज है +1, तो मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ इसके ऊपर एक चार्ज है सेंटर में +2 बैठा हुआ है, बोल सकता हूँ ना। मतलब मैं क्या करता हूँ, जितने भी चार्ज रहते हैं, अगर यहाँ पे भी कोई 1 है तो इसको +3 कर देंगे सेंटर में। तो जितने भी सिस्टम है सबको एग्रीगेट करोगे तो कहाँ पे आ जाता है, सेंटर में। तो इसके पास इस सिस्टम में 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो इनका इफेक्ट किधर आ जाएगा, सेंटर में। नेगेटिव चार्ज एक ही है, इधर ही रहेगा। अब देखो आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, 2 अपोजिट चार्ज दिख गए, यस।
दोनों के बीच में आपको कुछ डिस्टेंस दिख रहा है, यस देखो इनके पास डाइपोल आ गया। दो अपोजिट चार्ज जिनके बीच में डिस्टेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। देखो इनके पास डाइपोल आ गया, तो ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल। तो मैं क्या लिखूंगा, सॉरी पोलर डाइलेक्ट्रिक, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा देखो ध्यान से, मैं बोलूंगा कि डाइलेक्ट्रिक्स विच have their own dipole moment, have their own dipole moment is called as, इसी को प्यार से क्या बोलते हैं, is called as पोलर डाइलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं आप इसे, पोलर डाइलेक्ट्रिक। सही है, एकदम सिंपल था। चलो सेकेंड, जो सेकेंड होता है उसको बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब ये क्या होता होगा, ये इसका उल्टा, इनके पास खुद का डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, अब इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, ये दोनों का नेगेटिव इधर इफेक्ट आ जाएगा, सेंटर में आएगा ना नेगेटिव नेगेटिव। तो देखो नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, ये एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, इनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब इनके पास कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है। हो गया काम। तो क्या लिखूंगा मैं, द डाइलेक्ट्रिक्स विच डू नॉट have their own dipole moment is called as non-polar डाइलेक्ट्रिक्स। ये आपका डाइलेक्ट्रिक का कंसेप्ट हो गया, क्लियर, शाबाश। चलो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटर के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना है, कर देते हैं, एकदम सिंपल है। तो देखो कैपेसिटर होता क्या है, कैपेसिटर में सेम वही चीज होता है, दो पैरेलल प्लेट है, ये मेरे पास दो पैरेलल प्लेट है। अब आपको करना क्या है, आपको इनको पावर सप्लाई से कनेक्ट करना है। तो मैंने क्या किया, इसको देखो ध्यान से, V वोल्टेज दिया मैंने, और V वोल्टेज देने से क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, पावर सप्लाई को हटा देना है। क्या करना है, ये पावर सप्लाई को हटा देना है। अब देखो जैसे आप ये पावर सप्लाई को हटा दोगे तो अब आपके पास जो सिस्टम है वो क्या बन जाएगा, आपके पास दो पैरेलल प्लेट रह जाएगा और इनके ऊपर चार्जेस रह जाएंगे, प्लस और यहां पे माइनस, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसी को बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या बोलते हैं इसको, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर। अब देखो जरा ध्यान से, इसको आपको ऐसे अर्थ में कनेक्ट कर देना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। अब इसके ऊपर चार्ज आ गया, इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया, क्यों, पहले कोई चार्ज नहीं था, जैसे पोटेंशियल लगाते इसके ऊपर चार्ज आता था, इसी को बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। अभी यहां पे इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के पास एक पैरामीटर होता है जिसको बोलते हैं कैपेसिटेंस, वो भी आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो देखो उसको भी हम बताएंगे कैपेसिटेंस क्या होता है। अब ये पैरेलल प्लेट अपने ऊपर कुछ चार्ज रखेगा, उसका कोई लिमिट है, उस लिमिट को हम लोग कैपेसिटेंस के नाम से जानेंगे, जिसको C से डिनोट करते हैं। ये होता क्या है, तो आंसर है कैपेसिटेंस इज इक्वल टू कितना चार्ज आपने कितना पोटेंशियल दे के स्टोर करवाया, कितना चार्ज है कितना पोटेंशियल दिया गया, दैट इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, क्या है, चार्ज। कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज, कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज क्या, ये चार्ज, चार्ज डिवाइड किससे हो रहा है, वोल्टेज से, पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। ये हो गया आप लोगों का कैपेसिटेंस। इसका ऐसा यूनिट बनाएंगे,
फॉर्मूला तो बना है। ऐसा यूनिट अगर आप बनाओगे तो क्या बनेगा, देखो ऐसा यूनिट बनेगा। चार्ज का होता है कूलम, पोटेंशियल का होता है वोल्ट, कूलम पर वोल्ट हो गया, इसी का दूसरा नाम है फैरेड। ये आपका ऐसा यूनिट हो गया, इसी को बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज। अब हमें क्या बोल रहा है, दो कैपेसिटर है हमारे पास और वो दोनों कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है। अगर दोनों कैपेसिटर मान के चलो सीरीज में कनेक्टेड है तो पूरे सिस्टम का इफेक्टिव टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। बताते हैं, चलो डायग्राम बना लो। ये आपने दो कैपेसिटर को पैरेलल में लगा दिया, ठीक है। मान के चलो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में आपने इसको वोल्टेज दिया V, पोटेंशियल दिया कितना V। इसका कैपेसिटी है C1, इसका कैपेसिटी है C2। क्लियर। अब जरा ध्यान देना, जब भी आप कोई कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, सॉरी नॉट पैरेलल, क्या चल रहा है, सीरीज, तो हमेशा जो चार्ज इनके ऊपर डेवलप होगा वो सेम होगा। यानी कि इसके पास चार्ज जो डेवलप होगा Q और इसके पास भी Q, बट इनके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस ये दो पॉइंट के बीच में V1 दिखेगा, ये और ये पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आपको V2 दिखाई देगा। और यहां से आपने कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, आप लोगों ने यहां से पोटेंशियल डिफरेंस दिया है V, मान के चल। ठीक है, यहां से आपने पोटेंशियल डिफरेंस V दिया है, तो V देने से इसके पास V1 जा रहा है और इसके पास V2 जा रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा लिख दो, कंसिडर टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस। इनका कैपेसिटेंस क्या बता दो, हैविंग कैपेसिटेंस, कितना कैपेसिटेंस है C1 एंड C2, कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड इन सीरीज। कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, कनेक्टेड इन सीरीज। चलो आगे बढ़ते हम लोग। उसके बाद क्या होगा, अब आपने जो पोटेंशियल दिया है, मान के चलो ए और बी के अक्रॉस में जो पोटेंशियल है, लेट V1 एंड V2 बी द पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर, अक्रॉस ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर के पास जो पोटेंशियल वो बता दिया, और चार्ज दोनों के पास कितना है Q। लेट Q बी द चार्ज विथ ईच कैपेसिटर। तो अब देखो जरा ध्यान से, यहां पे क्लियर मुझे दिख रहा है कि अगर जो V मैंने दिया वो V1 और V2 बढ़ जा रहा है, तो जब मैं V1 और V2 को ऐड करूंगा तो V मिल जाएगा। यस, सो फ्रॉम, चलो डायग्राम से बोल दो, डायग्राम से भी तो दिख रहा है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, इक्वेशन 1 बोल दो। बट मुझे पता है फ्रॉम फॉर्मूला V का फॉर्मूला क्या बनेगा, V का फॉर्मूला बनेगा Q बाय C, राइट। तो यहाँ पे लिखूंगा V का फॉर्मूला होता है Q बाय C, और इसीलिए V1 का फॉर्मूला क्या होगा, V1 का फॉर्मूला होगा Q अपॉन C1, सही है। और इसीलिए V2 का फॉर्मूला क्या होगा, Q अपॉन C2, इक्वेशन 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, V का वैल्यू देखो क्या है, Q अपॉन C है, इज इक्वल टू V1 का वैल्यू क्या है, देखो Q अपॉन C1 है, और V2 का वैल्यू क्या है, Q अपॉन C2। इसको यहाँ पे S लिख देंगे, मतलब सीरीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो अभी Q अपॉन सी एस इज इक्वल टू Q अपॉन C1, Q कॉमन निकालो, चलो क्या मिलेगा, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, ये कैंसिल हो गया, और आपको क्या मिला, आपको मिला 1 अपॉन CS
इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। आपको CS चाहिए, टोटल कैपेसिटेंस इन सीरीज। तो मैं क्या करूंगा, इनका एलसीएम लूंगा, सही है। या तो क्रॉस मल्टीप्लाई बोल दो, उल्टा कर दो। उल्टा करेंगे तो ये CS/1 बनेगा, ये भी उल्टा हो जाएगा, C1 इंटू C2 अपॉन, और देखो इतना आप लोगों को सीरीज में टोटल कैपेसिटेंस मिलेगा। देखो अगर आप इसमें वैल्यू पुट करोगे ना तो ओरिजिनल कैपेसिटेंस से भी कम हो जाएगा। मतलब अगर आप कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते हो तो ओवरऑल इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और ये रहा आप लोगों का फॉर्मूला। देखो क्लियर है सबको फॉर्मूला। अगर मान के चलो देखो अगर 3 कैपेसिटर लगा होता है तो देखो क्या हो जाता केस फॉर 3 कैपेसिटर इन सीरीज। अगर मान के चलो 3 कैपेसिटर लगा होता है, चलो बता देते क्या दिक्कत है। ये 3 कैपेसिटर होता, इसका वैल्यू C1 होता है, इसका वैल्यू C2 होता है, इसका वैल्यू C3। ऑब्वियसली इधर V1 आता, इधर V2 आता, V3 आता, क्यों सबके पास सेम रहता। तो जो टोटल कैपेसिटेंस बनता सीरीज में वो क्या बनता, तो आप यहाँ पे लिख देते तीनों को मल्टीप्लाई करके C1 C2 C3। आ रहा है बात समझ में। देखो इससे बनाओ, ऊपर क्या C1 मल्टीप्लीकेशन ऊपर है, ऊपर आएगा, अपॉन ये कौन है, C1 है, तो यहाँ पे लिखने का C2 इंटू C3 प्लस ये कौन है C2 है, तो बाकी जो बचा वो लिख देने का, प्लस ये कौन है C3, तो ये हो जाएगा C1 से। अगर ये 3 कैपेसिटर होता, आ रहा है बात समझ में। तो ये टोटल अगर 4 होता तो 4 होता तो यहाँ पे C1 C2 C3 C4 आ जाता, यहाँ पे C2 C3 C4 आता, C1 C2 C3, इस तरीके से आप लोगों का सीक्वेंस चलते रहते। सिंपल था, क्लियर। चलो आगे बढ़े। चलो अब अगला देखो क्या, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ 2 कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है, चलो कनेक्ट कर लेते हैं। पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए हमेशा क्या करने का, पहले 2 पॉइंट चूज कर लेने का, ये किया। अब देखो ये एक कैपेसिटर लगा दिया आपने, एक यहां से लगाएंगे, ठीक है। चलो ये C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। आपने क्या किया, यहां से कुछ पोटेंशियल आप अप्लाई कर रहे हो पॉइंट ए और बी के बीच में, जो पोटेंशियल है ये V है मान के चलो, क्लियर। तो जब आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो कैपेसिटर तो पोटेंशियल हर एक कैपेसिटर के पास उतना ही होता है जो आ रहा था, तो इसके पास भी V होगा, इसके पास भी V होगा, बट चार्ज इसके पास डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे Q होगा, यहाँ पे Q2 होगा, चार्ज डिवाइड हो जाता है, और कुछ नहीं, कहानी हो गया। चलो कंसिडर 2 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, क्या कैपेसिटेंस है, C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज across पॉइंट A एंड B। लेट, और क्या दिख रहा है, दोनों के पास जो चार्ज है उसके बारे में बता दो, लेट Q1 एंड Q2 बी दी चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर।
let V is the potential across each capacitor। ठीक है, इतना तो आप लोगों को अपने वर्ड में लिखना है। अब स्टार्ट करते हैं। क्या दिख रहा है? क्या मुझे बताओ, यहां से जो चार्ज Q बन रहा था वही डिवाइड हो गया Q1 Q2, तो जब मैं Q1 और Q2 दोनों को ऐड करूंगा वापस से Q मिल जाएगा। यस। तो मैथमेटिकली ध्यान से देखना, आप बोल सकते हो कि भाई जो आपका चार्ज Q1 है और जो Q2 है, अगर आप ये दोनों को ऐड करोगे तो आपको टोटल चार्ज Q मिल जाएगा, और बोल दो इसका नाम है इक्वेशन 1। राइट। अब फॉर्मूला, फ्रॉम फॉर्मूला, फॉर्मूला से चार्ज का वैल्यू क्या बनेगा, Q का वैल्यू क्या बनेगा, याद करो फॉर्मूला। Q का वैल्यू क्या बनेगा, C इंटू वी। C इंटू वी, और इसीलिए Q1 का वैल्यू क्या बनेगा, Q1 का वैल्यू बनेगा C1 इंटू वी। क्या बनेगा, C1 इंटू वी, और इसीलिए Q2 का वैल्यू बनेगा C2 इंटू वी, और इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 2। पुट करो, 2 को 1 में पुट करूंगा। फ्रॉम 1 एंड 2, देखो ध्यान से, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या है, Q का वैल्यू यहाँ पे रखेगा CV इज इक्वल टू Q1 का वैल्यू क्या रखेंगे हम, C1V प्लस Q2 का वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, C2V। राइट। अब देखो जरा ध्यान से, ये पैरेलल का है तो टोटल कैपेसिटेंस पैरेलल, V को कॉमन निकाल लोगे तो क्या मिलेगा, C1 प्लस C2, V और V मर जाएगा, आपको मिलेगा CP इज इक्वल टू क्या, C1 प्लस, और ये आपका फाइनल इक्वेशन टोटल कैपेसिटेंस। अगर 3 रहता तो ऐड हो जाता है, तो पैरेलल में यहाँ पे ऐड हो जाता है फॉर 3 कैपेसिटर। अगर मान के चलो 3 कैपेसिटर होता तो टोटल कैपेसिटेंस पैरेलल क्या हो जाता, C1 प्लस C2 प्लस C3। 4 होता तो C4 तक चले जाता, और ये आप लोगों का फाइनल। क्लियर हुआ सबको? सिंपल, पक्का। आगे बढ़े, बढ़ेगा आगे? चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब कितना एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर होता है उसके बारे में आपको बताना है। चलो बता लेते हैं। मान के चलो आप लोगों के पास एक प्लेट है, एक मतलब पैरेलल प्लेट है, दो। आप लोगों ने क्या किया, इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट किया। ये ठीक है। अभी हमें हमें पता है जब आप इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट करोगे, अभी फिलहाल इसके पास कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है, अनचार्ज कैपेसिटर है। जैसे आप इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट करोगे तो होगा क्या, यहाँ पे होगा ये, इसके ऊपर धीरे धीरे चार्ज आने लगेगा, प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है। अब देखो, पहले इसके बारे में लिख लेते, चलो। कंसिडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस भी बता देते, ऑफ कैपेसिटेंस कैपिटल सी। क्या है इसका कैपेसिटेंस, कैपिटल सी। ठीक है। लेट ए पोटेंशियल V is applied across both the plate, अक्रॉस बोथ दी प्लेट, दोनों प्लेट के बीच में हम लोग ने V पोटेंशियल अप्लाई किया। होगा क्या, आप मुझे बताओ। जैसे आप V पोटेंशियल अप्लाई कर दोगे तो इसके ऊपर क्या होगा, धीरे धीरे चार्ज इसके ऊपर बैठना स्टार्ट, मतलब ये जो बैटरी है ये क्या करेगा, इसके ऊपर चार्ज स्टोर करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। तो क्या होगा, चार्ज
गेट स्टोर्ड ऑन प्लेट्स। तो देखो अभी ड्यूरिंग चार्जिंग ध्यान देना, अभी चार्जिंग हो ही रहा था, पूरा हुआ नहीं था। ड्यूरिंग चार्जिंग कंसिडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कंसिडर ए पैरेलल, यहां पे लिख देता हूं अनचार्ज, हाँ चार्ज नहीं है, अनचार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। ड्यूरिंग चार्जिंग, चार्जिंग हो ही रहा था तो मैंने इस टाइम पे देखा इसके ऊपर चार्ज कितना था। ड्यूरिंग चार्जिंग चार्ज ऑन कैपेसिटर was ऑब्जर्व्ड टू बी, हम लोगों को दिखाई दिया, मान के चलो Q, कितना Q। तो यहाँ पे Q का वैल्यू क्या होगा, चार्ज का वैल्यू होता है कैपेसिटेंस इनटू V, तो V क्या बन जाएगा Q बाय C। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल के छोड़ दो। उसके बाद वापस से हमने कनेक्ट किया, लेट, वापस से कनेक्ट किया मतलब हम लोग डिस्कनेक्ट किया ही नहीं था, बीच में जब चार्जिंग हो रहा था इसके ऊपर चार्ज स्टोर हो रहा था, बीच में देखा तो इसके पास चार्ज कितना दिखा, Q दिखा, ठीक है। विद इन अ नेक्स्ट मोमेंट, अब अगले सेकंड में क्या होगा, वापस एक छोटा सा चार्ज प्लस यानी कि dq, स्मॉल चार्ज dq इसके ऊपर स्टोर होगा, उसको स्टोर करने के लिए वर्क कितना करेगा dw। लेट विद इन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम स्मॉल चार्ज dq इज स्टोर्ड बाय डूइंग वर्क, कितना वर्क करेंगे, डूइंग वर्क dw। तो ये जो वर्क किया आपने उसको ही बताने का है, वर्क को ही तो एनर्जी बोलते हैं, तो स्मॉल वर्क dq डन, सॉरी स्मॉल वर्क dq कैसे होगा, dw होगा, स्मॉल वर्क dw डन इन स्टोरिंग, किसको स्टोर किया, चार्ज को, स्टोरिंग स्मॉल चार्ज dq इस कितना होगा, तो dw इज इक्वल टू, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज, क्लियर, इक्वेशन 1। तो जब इधर से इधर इतना छोटा सा एक चार्ज रखा dq, तो वर्क कितना करना पड़ा dw, तो मैं तो इसके ऊपर टोटल चार्ज रखने वाला हूं, तो हर चार्ज रखने के लिए मुझे कितना काम करना पड़ेगा dw, तो सारे dw को ऐड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा टोटल चार्ज इसके ऊपर कितना स्टोर हो गया, q, ठीक है। तो यहां पे लिखूंगा टोटल वर्क डन इज ऑब्टेन, कैसे मिलेगा, इंटीग्रेट करने से, ऑब्टेन बाय इंटीग्रेटिंग, क्या करूंगा मैं, इंटीग्रेट किसको, इक्वेशन 1 को मैं इंटीग्रेट करूंगा, तो देखो ये क्या हो जाएगा, dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v इंटू डी क्यू, कहां से कहां तक, 0 से लेके q तक, तो ये हो जाएगा w इज इक्वल टू 0 से q, v का वैल्यू क्या है देखो, q बाय c, लिख दो q बाय c, इसकी जगह लिख दे इंटू डी क्यू। अब आपको पता है c कांस्टेंट हमें बाहर निकाल दो, तो ये मिलेगा आपको w इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन के बाहर c आ जाएगा, दैट इज 1 बाय c इंटीग्रेशन 0 से q, q इंटू डी क्यू। क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन सब लोग जानते हैं कितना होता है, कितना होता है, क्यू स्क्वायर अपॉन सी होता है, सॉरी 2 होता है, यस, 0 से लेके q तक, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, 1 बाय सी, इसके जगह अपर लिमिट रखेंगे हम लोग क्यू स्क्वायर अपॉन 2, फिर माइनस इसके जगह क्या रखेंगे, लोअर लिमिट, राइट, तो ये हो जाएगा w इज इक्वल टू 1 बाय सी क्यू स्क्वायर अपॉन 2, ये तो 0 हो गया। और आपको मैंने बताया था जितना आप वर्क करते हैं उसी को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, इसलिए मैं बोलूंगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1 इंटू क्यू स्क्वायर, क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या बचा, 2 इंटू सी बचा, 2 इंटू सी लिख दिया हमने, राइट, ये आप लोगों का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। बट हमें पता है C इज इक्वल टू क्या होता है, या तो Q का वैल्यू रख दो, Q क्या होता है, CV होता है, इसमें रख दो U इज इक्वल टू CV, Q की जगह CV रख दिया अपॉन 2C, एक C कैंसिल हो गया, और ये क्या मिला, 1 बाय 2 CV स्क्वायर। तो इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी आप बोल सकते हो,
एक कैपेसिटर में स्टोर हो जाता है। कितना? हाफ CV², जहां पे C मतलब उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, V मतलब जो आपने पोटेंशियल अप्लाई किया था। तो आई होप कि सब लोगों को समझ में आ गया है। अगर एग्जाम में आता है तो आपको मिस्टेक नहीं करना, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। क्लियर हो गया? क्लियर है? दिख रहा है? दिख तो रहा है, मेरे पीसी में तो मुझे दिख रहा है, सामने मेरे पीसी। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन वेन डी ग्राफ जनरेटर। में आपको बता दूं ये क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जाता है, मैंने सब इंक्लूड कर दिया एक ही में। पहला तो पूछा जाता है ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ वेन डी ग्राफ जनरेटर, 2 मार्क्स के लिए, या तो फिर 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है वर्किंग, या तो फिर 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है यूजेस ऑफ वेन डी ग्राफ। सब यहाँ पे है। चलो देखते हैं। अगर सिर्फ डायग्राम पूछा गया तो डायग्राम देखो आपके सामने दिख रहा है, कैसे बनाना है मैं आपको बता दूं। यहाँ पे आप जो देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली इमेज डाल दिया है, बट आप समझ जाओगे। सीखते हैं हम लोग। इसको हम लोग बोलते हैं 50 किलो वोल्ट डीसी पावर सप्लाई। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल इसको होगा, एसी सप्लाई नहीं, डीसी सप्लाई। यहाँ पे हमारे पास एक क्लोज चैम्बर है। क्या है? क्लोज चैम्बर। इसके बारे में भी डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। इसका पॉजिटिव टर्मिनल, अच्छा क्लोज चैम्बर के अंदर क्या क्या पहले मैं वो आपको बता दूं। यहाँ पे आप जो देख पा रहे हो, ये आप लोगों के पास एक मेटल का डोम शेप मेटल है। यहाँ पे 2 पुल्ली लगा हुआ है, अंदर मोटर है, मोटर के ऊपर पुल्ली लगा है, पुल्ली इस तरीके से इसके ऊपर मूव करता है। ये कन्वेयर बेल्ट है। क्या है? कन्वेयर बेल्ट। यहाँ पे आपके पास एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, जिसके अंदर आई दिख रहा है। आई मतलब आयंस रखे हुए, आयंस मतलब चार्ज पार्टिकल रखे गए, ठीक है। क्या रखे गए? चार्ज पार्टिकल। उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे 2 ब्रश है, जिसको बोलते हैं, एक है स्प्रे ब्रश, एक होता है कलेक्टर ब्रश। बस, इसके अलावा आपको और कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलो देखते हैं इसका वर्किंग क्या है। सबसे पहले ये क्या काम में आता है उसको देख ले। यूजेस क्या? देखो, टू कैरी आउट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। डिसइंटीग्रेशन मतलब तोड़ना, किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट करना, अलग करना, तोड़ना है, तो उसके काम में आता है। टू प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, ऐसे एलिमेंट बनाना। आइसोटोप एलिमेंट होता है, बेसिकली एटम्स होते हैं जो रेडियो एक्टिव है, यानी कि उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी चलता है। अल्फा डी के होता है, बीटा डी के होता है, गामा डी के होता है, ऐसे पार्टिकल्स बना सकते हैं एलिमेंट। टू स्टडी न्यूक्लियस स्ट्रक्चर, को स्टडी कर सकते हैं। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोटॉन्स क्या है, न्यूट्रॉन्स क्या है, ये न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। टू स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन भी स्टडी कर सकते हैं हम लोग। एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन टू स्टरलाइज फूड एंड टू प्रोसेस मटेरियल, फूड को क्लीन करने के लिए, स्टरलाइज मतलब क्लीन, ठीक है। यूज तो पता चल गया। चलो अभी काम कैसे करता है। ये एक कोरोना डिस्चार्ज के प्रिंसिपल पे काम करता है, और ये प्रिंसिपल पे काम करता है कि अगर आप कंटिन्यूसली एक मेटल बॉडी को पावर नहीं बट चार्ज दोगे, तो उसका पोटेंशियल और एनर्जी बहुत लार्ज वैल्यू तक बढ़ जाता है। द प्रॉपर्टी दैट चार्ज गिवन टू हॉलो कंडक्टर इज ट्रांसफर्ड टू इट्स आउटर सरफेस एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, दूसरा बढ़ जाता है। इफ अ चार्ज इज कंटिन्यूसली सप्लाइड टू इंसुलेटेड मेटेलिक कंडक्टर, द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग। ये प्रिंसिपल पे काम करता है। बट काम कैसे करता है, तो देखो यहाँ पे काम ऐसे करता है, आपको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। जैसे आप पावर सप्लाई दोगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है, ये स्प्रे ब्रश से इस कन्वेयर बेल्ट पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर कर देगा। जैसे आप देख सकते हो, ये कन्वेयर बेल्ट तो मोटर के थ्रू मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो ये चार्ज को ऊपर लेके जाएगा। यहाँ पे आपके पास एक कलेक्टर ब्रश है, वो चार्ज को कलेक्ट कर लेगा, और कलेक्ट करके ये मेटल का जो डोम शेप दिख रहा है, इसके ऊपर स्टोर करना स्टार्ट कर देगा। और जैसे इसके ऊपर स्टोर कर रहा है, तो इसका पोटेंशियल बढ़ने लगेगा। यहाँ पे आपके पास आयंस है, चार्ज पार्टिकल है। अब यहाँ का पोटेंशियल स्ट्रांग होते जा रहा है, और यहाँ पे कोई पोटेंशियल नहीं, तो यहाँ पे 0 वोल्ट का पोटेंशियल है, यहाँ पे बहुत हाई पोटेंशियल है। तो हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के बीच में देखो चार्ज पार्टिकल रखा है, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बनेगा। ये बहुत हाई पोटेंशियल है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। पार्टिकल को क्या करता है, चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट करवा देता है, फोर्स लगाता है। फोर्स लगा, बहुत तेजी से ये जो आयंस बैठे हैं, बहुत तेजी से नीचे की तरफ एक्सेलरेट होके यहाँ पे जो भी आपका टारगेट रखा रहेगा उसको हिट करेगा, डिसइंटीग्रेट कर देगा। और यही तो इसका काम है, और इस तरीके से वर्किंग है। ये सारे चीज को आपको अपने वर्ड्स में करना है। क्लियर हो गया अच्छे से? तो अपने वर्ड्स में लिख लोगे तो ये करके जाना है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज आज हम लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक का खत्म हो गया। तो आई होप कि सबको समझ में आया चीजें। आप अभी प्रैक्टिस भी करोगे, मेरे साथ भी प्रैक्टिस किए, और अगर आप लोगों का आई होप
आप लोगों का अगर स्टडी जीरो था तो अब आप लोगों का काम बन चुका है। इतना अच्छे से आपको प्रैक्टिस कर लेना, फटाफट इस वीडियो को दोस्तों को भी शेयर कर देना, उनको भी बता देना कि भाई देख, अगर तेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी नहीं हुआ है तो ये तेरे लिए है, मेरा तो नहीं हुआ था तो मैंने किया तो मेरा हो गया, बट आपका भी नहीं हुआ है तो आपके लिए भी। तो आप लोगों को फटाफट शेयर कर देना। अगर चैनल पे नए तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नोटिफिकेशन बेल जो है उसको भी प्रेस कर देना, सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट इन फ्यूचर। तो इसी तरीके से हमारे साथ यानी वेदांतु महाराष्ट्र के साथ जुड़े रहना है, सीखते रहना है। हम लोग नेक्स्ट सेशन में वापस से जो इसके बाद वाला चैप्टर दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी उसको भी लेके आ जाएंगे। अगर आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ है तो उसके लिए वापस से आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे आ जाना, आपको मिल जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे साथ सीखते रहे। हैव अ वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।